आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आप सभी के स्कैनर एजुकेशन पे। आज की इस वीडियो में हम मेरी तरफ से लास्ट मिनट एडवाइस, लास्ट मिनट सजेशंस या फिर इसको जिस तरह से भी आप रिसीव करना चाहो वो मान ले लो। बेसिकली ये है कि एग्जाम है आपका कुछ दिन बाद, और कुछ कुछ जगह ऐसी हो जाती है जो एग्जाम में अटेम्प्ट करते समय, मॉक देते समय कहीं ना कहीं आप फंस रहे होगे, जिसकी वजह से आपका मार्क्स शायद कम हो जा रहा हो, या तो नेगेटिव अटेम्प्ट हो जा रहे हो, या फिर आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो। तो बेसिकली इस वीडियो में हम इन तीन एस्पेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे: रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैरा जंबल, क्लोज टेस्ट, और अगर कोई नया टाइप का क्वेश्चन आ जाता है इनको कैसे हम अटैक करेंगे एग्जामिनेशन में। और मैं केवल इन्हीं चीजों के बारे में इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि पिछले 2.5 महीने में मैंने रगड़ के इसको घिस के आप सभी को ये पढ़ाया है, तो मैं इसी के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। देखो, आगे बढ़ने से पहले अब इसको मेरा डिस्क्लेमर मान लो, या मेरा सजेशन मान लो, या मेरी रिक्वेस्ट मान लो। पहली रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज कीप एन ओपन माइंड, एक खुले दिमाग से मेरी बातों को समझना, एकदम 100% नकार मत देना। मैं एक्सपीरियंस लेके आया हूं यहाँ पे, रैंडम कोई हवा में बात नहीं करने जा रहा हूं। मैं जो मैंने किया था अपने लिए इंप्रूवमेंट में फील किया था, और मैंने स्टूडेंट्स को ऐसा महसूस करवाया है इंप्रूवमेंट इन टेक्निक से, तभी आप इसको यूज कर पाओगे। दूसरी चीज, आप इसको डायरेक्टली एग्जाम में अप्लाई करने मत पहुंच जाना, ठीक है। अगर आप इसको एग्जाम के जस्ट एक दिन पहले देख रहे हो तो अब इसको बहुत रेयर सिनारियो में ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करना। इसको एक बार, मेरा सजेशन है, एटलीस्ट एक बार आप मॉक में या तो प्रीवियस ईयर को कोई पेपर उठा लो, या तो कोई अच्छा बेसिक लेवल का, नॉर्मल लेवल का मॉक जो एग्जाम का जो मैच करता है वो उठा लो। वहां पे ट्राई करके देखना ये टेक्निक जहां फंस रहे हो, और अगर आपको कारगर महसूस होती है, अगर आपको यूजफुल फील होता है कि हाँ ये मैंने किया, सर ने बताया था, थोड़ा इंप्रूवमेंट फील हुआ है, तब आप कॉन्फिडेंटली एग्जाम में वो चीज अप्लाई कर सकते हो। पहली बार सीधा सीधा एग्जाम में अप्लाई करने में रिस्क होता है, तो वो रिस्क लेने को मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। इतना बात मेरी बस मान लेना। अब डिस्कशन को शुरू करते हैं। देखो, पहली चीज आती है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अपना रीडिंग एबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन होते हैं और डिफिकल्ट होते हैं। तो ये जो 3 स्टेप्स हैं वाले, स्किमिंग और फिर क्वेश्चंस फिर स्कैनिंग, इसके बारे में वीडियो बना हुआ है कि 3 स्टेप स्ट्रेटजी टू अटेम्प्ट आरसी क्वेश्चंस। तो मैं बता देता हूं कि फंडा ये है क्या। स्किमिंग क्या कहता है कि पैसेज को सरसरी निगाह से पढ़ लो। क्वेश्चंस क्या कहता है, क्वेश्चंस देखो, इजी वाले और वोकैब वाले क्वेश्चंस तुरंत अटेम्प्ट कर लो, और जो क्वेश्चंस बच रहे हैं उसको जाके पढ़ो। उसके बाद पैसेज में जाके उसे स्कैन करो, ठीक है। इसको स्कैनिंग कहते हैं। क्वेश्चन पढ़ लिया, जो कीवर्ड मिला है उसको पैसेज में वापस जाके ढूंढने को स्कैनिंग कहते हैं। इसको यूज करो और अपना क्वेश्चन मार्क करो। ये तो मैंने ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस करके आपसे रखा हुआ है। इसमें हम वो बात करना नहीं चाह रहे हैं, इसमें दूसरी बात करना चाह रहे हैं। मान लो न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन आ जा रहा है, तब आप क्या करोगे। अभी रिसेंट देखा आपने स्टेनो वाले में नया तरह क्वेश्चन आगे स्टाइल ऑफ पैसेज, फिर एक आगे स्ट्रक्चर ऑफ पैसेज, इस तरह करके नए नए सवाल दे रहा है एसएससी आपको कुछ ना कुछ घुमा के। तो कोई दिक्कत नहीं है, बस एक चीज आपको याद रखना है, क्या, एलिमिनेशन इज किंग। कैसे सर एलिमिनेशन इज किंग का क्या फंडा है। देखो यार, मैंने हर बार यही बोला है कि 4 ऑप्शन है, 4 में से आपको सारे ऑप्शन जो है वो कुछ ना कुछ बता रहे होते हैं, ठीक है। क्या बता रहे होते हैं, तो हमें ऑप्शन के पास जाना है और वहां पे डिस्कस करना है, ऑप्शन से बात करनी है, उनसे पूछना है कि क्या आपके बारे में कुछ बात हुई है पैसेज के अंदर। अगर आरसी आ गया तो पैसेज के अंदर, अगर पीक्यूआरएस आ गया कोई नए टाइप के, जैसे कि पीक्यूआरएस नहीं कहेंगे, पैराफिलर जैसे आ गया अभी, तो क्या आपके बारे में पैसेज में बात हुई है। मान लो वहीं पे कोई पैराग्राफ समरी आ गया, पैराग्राफ समरी भी आ सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर आ जाए तो आपको हर ऑप्शन के पास जाना है और उसे पूछना है कि क्या इस ऑप्शन के बारे में पैसेज में कोई भी बात होके रखी हुई है कि नहीं। अगर बात हुई है तो होल्ड पे कर लेना है, अगर बात नहीं हुई तो आउटराइटली काट देना है। तो अल्टीमेटली आपके पास 1 या 2 ऑप्शन ही बचते हैं जो आपने होल्ड किया होगा। जिसके बारे में ज्यादा बात हुई है वो आपका आंसर हो जाता है, जिसके बारे में कम बात हुई है उसको आंसर नहीं रखते हैं, और अगर एक ही होल्ड रखा था तो वही आपका आंसर बन जाता है। तो ये याद रखो, एलिमिनेशन इज द किंग, इस स्पेशली किस सिनेरियो में, जहां पे आपको कोई नया टाइप का क्वेश्चन आ जाए। अब फिर दूसरी चीज क्या होती है, अनएबल टू अंडरस्टैंड ऑप्शंस। जैसे मान लो ऑप्शंस दिया आपको 4 ऑप्शन दिए गए, उसमें एक ऑप्शन आता है बाकी 3 नहीं आते, समझ नहीं आ रहा है, या 2 ऑप्शन आता है 2 ऑप्शन समझ ही नहीं आ रहे, या 3 ऑप्शन समझ में आ रहे, एक ऑप्शन समझ में ही नहीं आ रहा मतलब उसका, तब भी आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो। कैसे, जैसे अभी रिसेंट में जो स्टाइल वाला क्वेश्चन आया था, स्टाइल वाले क्वेश्चन में क्या बताया था कि कौन सी स्टाइल यूज करी है, प्रॉब्लम सोल्यूशन यूज किया है, कंपेयर कॉन्ट्रास्ट यूज किया है, कॉज इफेक्ट यूज किया है, ये एक्सपोजिटरी यूज किया है। अब मान लो मुझे पहले 3 का मतलब समझ में आ गया, चौथे का नहीं आया,
तो इस 3 में से तो एलिमिनेट कर सकते हो ना। अगर आपने मान लो 1, 2 और 3 को एलिमिनेट कर लिया, अब चौथे का मतलब समझ में नहीं आ रहा है आपको, बट फिर भी आंसर तो वही बन जाएगा। समझे मेरी बात को? अगर आप 3 को एलिमिनेट कर लेगा कि ये तो नहीं है, ये तो 100% नहीं है, अब चौथे का चाहे आपको मतलब नहीं भी समझ में आ रहा है तो भी आप इसको मार्क कर सकते हो। रिस्की तरीका है करने का, बट एक कारगर तरीका निकल के आता है, इसका अटेम्प्ट रेट आपका अच्छा हो जाता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं फिर यही कह रहा हूं, इसको एग्जाम में डायरेक्टली अप्लाई मत करना, मॉक में यूज कर लेना, तभी यूज करना है इसको। और मैक्सिमम टाइम पे क्या होता है कि अगर आप जैसे टोन आइडेंटिफाई कर ले जा रहे हो, ठीक है, तो भी आप आइडेंटिफाई कर ले जाते हो कि हाँ भाई ये पॉजिटिव बात कर रहा है, ये चीज नेगेटिव बात कर रहा है, तो ऑप्शन में नेगेटिव चीज तो आ नहीं रही है तो पॉजिटिव आ रही है, तो भी एलिमिनेट करके ले जाते हो। तो थोड़ा सा एलिमिनेशन का अंडरस्टैंडिंग अगर आप करके ले जाते हो तो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी हेल्प मिल जाती है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में इससे ज्यादा आपको एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, इतना बहुत है। एलिमिनेशन इज द किंग। पहले में आपको ऑप्शन से बात करनी है, देखना है, डिस्कस करना है कि इसके बारे में बात हुई है कि नहीं। दूसरे में अगर आपको ऑप्शन समझ नहीं आ रहे हैं तो देख लो आपको कितने ऑप्शन समझ नहीं आ रहे हैं। अगर एक समझ नहीं आ रहा है तब तो बहुत आसानी से कर ले जाओगे, अगर एक से ज्यादा समझ में नहीं आ रहा तब थोड़ी डिफिकल्ट हो सकती। दूसरी चीज देखो, डिस्कस करते हैं पैराजंबल के बारे में। पैराजंबल क्या कह रहा है कि ये जो पार्ट है ये मैं हर वीडियो में अपने डिस्कस करते हुए आया हूं, ठीक है, ये नॉर्मल स्टेप अप्रोचेस है, इसमें कोई बहुत नई बात मैं डिस्कस करना नहीं चाहता हूं। मान लो ये हो गया, इसके बाद भी कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, तब क्या करोगे? वो क्या हो गया? वो आपका पेक्यूलियर सिनारियो हो गया, एक पेचीदा सिचुएशन हो गई जब आप क्या करो कुछ समझ नहीं आ रहा। तो इस सिचुएशन क्या है, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, एक इडियम होता है, इसका मतलब होता है एक तरफ शैतान खड़ा हुआ और एक तरफ गहरा समुद्र है, हम जाएं तो जाएं कहां। ये सिनारियो कब क्रिएट होता है? जब आपको पैसेज में कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ठीक है, कुछ पैसेज एज इन PQRS में कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। दूसरा कब होता है? जब आप दो ऑप्शंस के बीच में फंस जाते हो, या तो ए होगा या सी होगा, आपको क्लियर हो ही नहीं पा रहा है क्या करें, या फिर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, एकदम नील बट्टे सन्नाटा हो। तो ऐसे सिनारियो में क्या करना है, एकदम क्लियरली इस बात को समझ लेना, ये जो आपको दिया गया ना वाइल्ड कार्ड, इसका यूज करना। पता नहीं कॉम्प्रिहेंशन वाले केस में मैंने जो ऑब्जर्व किया है, जो मुझे बहुत हेल्पफुल होता था, कि जब आप किसी चीज को पहली बार देख रहे हो और आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं क्या करता था, मैं उसको मार्क फॉर रिव्यू करके हमेशा से आगे बढ़ जाता था। मैंने किया मार्क फॉर रिव्यू और मैं दूसरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लग गया। मैं बाद में आऊंगा इस पे, आखिरी में आ जाऊंगा इसमें, थोड़ा रिलैक्स होकर जब आऊंगा तब अटेम्प्ट करूंगा। तो मैं इसको जबरदस्ती मार्क करने के लिए कुछ ना कुछ नहीं करता था। मैं इत्मीनान से पेपर सॉल्व करने वालों में से हूं, वो बहुत पेशेंस और काम माइंडसेट से पेपर सॉल्व करना मुझे पसंद रहता था। तो इसलिए जब भी ऐसा हो, जब आप बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी हो, दो ऑप्शन के बीच में आप कंफ्यूज हो, नहीं समझ में आ रहा है, या फिर पैसेज ही समझ में नहीं आ रहा, PQRS एकदम अनरिलेटेड लग रहा है, कुछ क्लियरिटी आ ही नहीं रही है, तब इस केस में आप मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ जाओ, बाद में आओ। अब बाद में आ रहे हो फिर भी फंस रहे हो, तब क्या करोगे? तब तो देखो ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन ही हो गया, यानी कि इस क्वेश्चन का नेचर क्या हो गया? डिफिकल्ट हो गया। अगर डिफिकल्ट हो गया तो क्या केवल तुम्हारे लिए डिफिकल्ट है? नहीं, हर किसी के लिए डिफिकल्ट है ना। जब हर किसी के लिए डिफिकल्ट है तब आप यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स फील कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम लोग गलत करके आएंगे या फिर अटेम्प्ट नहीं करके आएंगे। उसमें भी अगर समय बचा ले जा रहे हो और कुछ ना कुछ लिंक ढूंढ के आप मार्क कर ले जा रहे हो तो बहुत अच्छी बात हो जाती है। तो PQRS के पेक्यूलियर सिनारियो को आपको ऐसे ही एड्रेस करना है, मार्क फॉर रिव्यू कर देना, बाद में आना, इत्मीनान से करना, ठीक है, एकदम हड़बड़ी में नहीं कि अभी सामने है, सामने ही मार्क करके जाएंगे, एकदम ईगो पे लेके बैठे हुए हो। ये सब काम एग्जाम में मत करना, नहीं तो भारी पड़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्लोज टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। क्लोज टेस्ट में देखो दो तरह के क्वेश्चन बेसिकली है, एक है नॉर्मल क्वेश्चन, एक है हार्ड क्वेश्चन। नॉर्मल क्वेश्चन वो होगा, नॉर्मल क्वेश्चन कैसे होगा, हर किसी के लिए अलग हो गया, कि आप जिसको आराम से कर ले जा रहे हो, आपने देखा ऑप्शंस देखे, ऑप्शंस में आपको क्लियर हो गया कि हाँ ठीक है ये वाला होगा, ये वाला नहीं होगा, और आप मार्क कर लेगा। फिर होते हैं कुछ बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस जिसका आपको समझ ही नहीं आता एक बार में कैसे करें। समझो, ऐसे क्वेश्चंस में जब ना समझ में आए तो हिंट कैसे लेनी है? हिंट आपको लेनी है प्रीवियस या फिर नेक्स्ट सेंटेंस से। मान लो सेंटेंस 1 है, ये सेंटेंस 2 है, ये सेंटेंस 3 है, सेंटेंस 1 में कहीं आपको ब्लैंक मिला, तो ये जो ब्लैंक है इसका हिंट आपको इस वाले और इस वाले सेंटेंस में जरूर मिल जाता है जब हार्ड होता है, स्पेशली जब हार्ड होता है, क्योंकि ये जो बात हो रही है ना सेकंड सेंटेंस में, या तो इससे रिलेटेड इसके आगे की बात हुई है, या इस वाले सेंटेंस के पीछे की कुछ इंट्रो कॉन्टेक्स्ट डेवलप करने वाली बात हुई है। तो इससे आपको आइडिया लगता है कि यहाँ पे कौन सा वर्ड फिट हो सकता है। वही वाली बात है, 4 ऑप्शन अपने पास है, आप मैक्सिमम केसेस में 1 या 2 तो हटा ले जाओगे, एलिमिनेट कर ले जाओगे, तो अल्टीमेटली आपको 2 या 3 में से चूज करना है, 2 या 3 क्वेश्चन ऑप्शंस में से, तो आप हिंट यूज करके कर सकते हैं।
दूसरी चीज जो क्लोज टेस्ट में बहुत जरूरी हो जाती है वो होता है टोन ऑफ द पैसेज। जब आपको हार्ड लगा, आपने छोड़ दिया, मत मार्क करो ना तुरंत, आप पूरा पैसेज पढ़ ले जाओ आराम से। मतलब आपने पढ़ना शुरू किया, ये वाला ऑप्शन आ गया, मार्क कर दिया, ये वाला भी आता है, मार्क कर दिया, ये वाला किया नहीं समझ में आ रहा है, ये वाला किया नहीं समझ में आ रहा है, ये वाला किया, ये मार्क कर दिया। ठीक है, तो 3 आपने मार्क कर दिए। अब आपको ये दोनों चूज करना है, इन दोनों में से डिस्कशन करना, मतलब डिस्कशन कह रहा हूं मैं, इन दोनों को डाउटफुल हो रहा है, आपको क्लियर करना है, कैसे सॉल्व करना है। तो एक बार टोन आइडेंटिफाई कर लो पूरे पैसेज की, पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी या फिर न्यूट्रल होगी, इन तीनों में से एक होगी, इसके अलावा तो कोई हो नहीं सकती है। तो इसके थ्रू भी आप ऑप्शन एलिमिनेट कर ले जाओगे। देखो एग्जामिनर बेवकूफ नहीं बैठा हुआ, एग्जामिनर भी कुछ हिंट आपको प्रोवाइड करने के लिए बैठा है। उसकी कोशिश है कि मैं जो हिंट दे रहा हूं, क्या वो स्टूडेंट मेरी हिंट दी हुई पकड़ पा रहा है कि नहीं पकड़ पा रहा है। तो टोन के थ्रू निकाल सकते हो, प्रीवियस सेंटेंस या नेक्स्ट सेंटेंस के थ्रू निकाल सकते हो। तो इनके थ्रू जब एलिमिनेट कर ले जाओगे, 2 या 3 में से अगर आप एक भी एलिमिनेट और कर ले गए तो आप और करीब आ गए आंसर के। तो इन दोनों से आप और करीब आ जाते हो। ये वाली बात ध्यान से देखो। अब ये मैंने क्या लिखा है, जबरदस्ती मत करना। इसका मतलब ये है क्लोज टेस्ट में जबरदस्ती करने की तो बिल्कुल कोशिश मत करना कि नहीं यही वाला मुझे फिट बैठाना है क्योंकि मेरी अंग्रेजी कहती है कि यही फिट आना है। ये किस किनारियों में है, जब आप हार्ड क्वेश्चन में फंसे हुए हो, नॉर्मल वाले में नहीं। नॉर्मल वाले में जो है तो है, जब हार्ड में आप जबरदस्ती मत करने लग जाना कि नहीं अभी ही मार्क करना है। ईगो किनारे रखना, ईगो को किनारे रखना, ईगो को बीच में मत आने देना। इस केस में भी मार्क फॉर रिव्यू आप यूज कर सकते हो। मार्क फॉर रिव्यू आपके वाइल्ड कार्ड है, आपकी लाइफ लाइन है। इसको चाहे आप मार्क कर दो आंसर और फिर मार्क फॉर रिव्यू कर दो, चाहे तो ऐसे ही बिना मार्क करे मार्क फॉर रिव्यू करके आप आगे बढ़ जाओ। बाद में आओगे नया नजरिया दिखाई देगा ही देगा। कॉम्प्रिहेंशन में 100% ये चीज वैलिड होती है कि आपको तुरंत अगर आंसर नहीं मिल रहा है, आप दोबारा थोड़ी देर बाद देखोगे उस क्वेश्चन को तो आपको नया पॉइंट ऑफ व्यू जरूर दिखाई देगा और आप आसानी से आंसर मार्क कर लेके चले जाओगे। इसलिए यहां भी जबरदस्ती करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। आप इत्मीनान से थोड़ा पेशेंस के साथ सॉल्व करने की कोशिश करना क्लोज टेस्ट में भी। ठीक है, तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आपको ऑल द बेस्ट एग्जाम तक। अब मेरा कोई नया वीडियो नहीं आएगा क्योंकि मैं लास्ट के दिनों में अननेसेसरीली आपको बर्डन नहीं करना चाहता नई नई चीजें बता के। ये जो मेरा वीडियो था ये मेरी साइड से लास्ट वर्ड था आपके लिए। 2.5 महीने में मेरी पूरी कोशिश रही 50-55 वीडियो बना के कि आपको मैक्सिमम तरह से मैं हेल्प कर पाऊं। उम्मीद करता हूं हेल्प हुई भी होगी आपकी। अब सीधा आपसे एग्जाम के बाद बात होगी मेरी। आप मुझे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और मुझे बताना कि आपने एग्जाम कैसा किया और मेरी तरफ से कोई हेल्प आपको हो पाएगी नहीं हो पाई। बाकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टे काम और पेशेंस रखना, एग्जाम अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल पैनिक मत करना कि भाई कंप्यूटर नहीं चल रहा है, कभी कुछ कीबोर्ड खराब हो गया है, मत लोड लेना। पेशेंस रखोगे सब चीज हो जाएगा, पेशेंस नहीं रखोगे पैनिक कर जाओगे तो पूरा माइंडसेट खराब हो जाएगा। तो अल्टीमेटली चीज क्या है, अल्टीमेटली माइंडसेट की ही बात होती है, पूरा गेम ही माइंडसेट का है। ठीक है, बस अच्छे से करो और बात करता हूं मैं आपसे एग्जाम के बाद। जय हिंद।